शो में साथ देने का शुक्रिया। कुछ अर्सा पहले मुझे याद पड़ता है फवाद हुसैन चौधरी साहब जब मुलाकातें कर रहे थे कोट लखपत जेल में, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब से बात होगी और वो कौमी हुकूमत पे राज़ी हैं और इस मामले के ऊपर काम हो रहा है। अब इसकी अगर मैं कड़ियाँ मिलाऊँ तो हम देख रहे हैं शायद खाकान अब्बासी साहब एक्टिव हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत तनकीद करते हैं कड़ी इस सारे निज़ाम के ऊपर, मईशत को लेकर करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है बहुत बड़ी आवाज़ है, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, इस्लाम मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, और हम ये भी देख रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत के खिलाफ पंजाब गवर्नमेंट गई हुई थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया अपील को और उन्हें ज़मानत दे दी है परवेज़ इलाही साहब को। उनके केसेस के हवाले से उन्हें रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक खबर ये आ रही है कि जैसे टेक्नोक्रेट और इस तरह की सारे पार्टीज़ या सियासतदानों पर मुश्तमिल एक कौमी हुकूमत का फार्मूला तैयार है। क्या ये है ऑल्टरनेट? कौमी हुकूमत एक डिज़ास्टर होगी और कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। ऑलरेडी सब ने अपनी उंगलियां डाली हुई हैं इस अरेंजमेंट के अंदर। अब आप और उंगलियां डलवाना चाहते हैं इस अरेंजमेंट के अंदर। चौधरी परवेज़ इलाही, शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल साहब वगैरह वगैरह, दे आर नॉट इलेक्टेड। ये कैसे आएंगे हुकूमत के अंदर? इन्होंने तो किसी ने तो कंटेस्ट भी नहीं किया। सो ऑफ कोर्स रिजर्व में लोग होते हैं हमेशा कि उनको किसी तरीके के साथ टेक्निकल एडवाइजर्स के तौर पे ले आया जाए। वो तो मैं आपको कब से कह रहा हूँ कि काबीना के अंदर कोई टेक्नोक्रेट्स को लाएंगे ये तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, और वो आएंगे स्टेप बाय स्टेप, मगर कोई नेशनल गवर्नमेंट बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं है और ना ही आएगा कोई नेशनल गवर्नमेंट बनाने का। नेशनल गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या है? आप नेशनल गवर्नमेंट का ये मतलब है कि पीटीआई को अकोमोडेट करना पड़ेगा जी। आप पीपल्स पार्टी को तो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आप पीटीआई को बुला के हैंडल करेंगे आप? छोड़ो यार, एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। सो इसलिए नो सच थिंग। बेसिकली व्हाट इज रिक्वायर्ड, लोकल गवर्नमेंट, डिवोल्यूशन और मोर मनी फॉर द सिक्योरिटी सर्विसेज और गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस से मुराद ये है कि ये याशियाँ, ये आना, ये जाना, ये सारा कुछ ये बंद किया जाए और इकॉनमी को ठीक तरीके से चलाया जाए, कुछ एनर्जी नज़र आए। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ आपको, SIFC बनाई थी, वन विंडो ऑपरेशन होगा SIFC, क्या हुआ? ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस जिन्होंने बात को आगे बढ़ाना था वो कर नहीं सके। इतना अच्छा आइडिया कि जी अब एक सेंट्रल जगह पे फैसले हो जाएं जिनका ताल्लुक नेशनल इंटरेस्ट के साथ है, ठीक, और वो फिर ब्यूरोक्रेसी और सिविल गवर्नमेंट जो है उसको आगे बढ़ाए। ब्यूरोक्रेसी सिविल गवर्नमेंट आगे बढ़ा ही नहीं सकी, दे आर इनकॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंस का भी तो मसला है ना। तो अब मुझे बताएं, ये इस किस्म के इश्यूज हैं। फिर क्या होता है? फिर एक एक करके एस्टैब्लिशमेंट जो है वो जर्नलों को लगाना शुरू कर देती है। तो ये दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है जिसको फिर मजबूरी के तहत एक मौका मिलता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है आपने लोगों को फिर, तो दिस इज़ टेक्नोक्रेटिक ना जी। तो यही दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो अब आप काबीना देख लें, काबीना के अंदर कितने लोग हैं वो कॉम्पिटेंट टू रन मिनिस्ट्रीज। ये जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है ना कि इलेक्टेड लोगों को काबीना में लेके आना है, उन्हीं को मिनिस्टर्स बनाना है, सबको हिस्सा देना है। तो इसमें ये होता है कि ये नहीं होता कि द मोस्ट कॉम्पिटेंट मैन को सही मिनिस्ट्री में, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, नहीं होता। यहाँ पॉलिटिक्स जो है वो खेलती। तो इसका ये मतलब है फिर गवर्नेंस ही सफ़र करती है ना, सफ़र करती है ना। तो वही हो रहा है यहाँ। तो अब प्रेशर आएगा, आप देखिएगा कि जी कॉम्पिटेंट लोगों को लाया जाए इनसाइड द गवर्नमेंट, इनसाइड द कैबिनेट। आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा ये होगा। नेशनल गवर्नमेंट कोई बनने का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि यही हो जाएगा। और अगर इंतज़ामी यूनिट्स बनने की तरफ बात जाती है तो उसमें कराची का एक इंतज़ामी यूनिट बनना कितना अहम होगा और पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में इस तरह की। मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ा इशू कराची का है, सबसे बड़ा इशू नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड का है, सबसे बड़ा इशू लोकल गवर्नमेंट का है। अगर ये तीन मसले जो हैं जैसे इस्टेब्लिशमेंट कह रही है वैसे ये रिजॉल्व हो जाए तो बात आगे बढ़ सकती है। अच्छा। अगर नहीं होंगे तो ये बॉटलनेक्स रहेंगे। कराची एक ज़माने में वॉज द ज्यूल ऑफ द ईस्ट, अब इट इज़ द मोस्ट, क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, बुरा लगता है। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट सिटी जिसके अंदर सही तरीके से कोई बंदा, ना अमीर ना गरीब, कोई सही तरीके से रह ही नहीं सकता। दैट इज़ हाउ बैड द सिचुएशन इज़। अगर आप सारे ग्लोबल चार्ट देखें तो कराची जो है लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट पे आता है। अच्छा, अब
कराची इज़ अ गोल्ड माइन अगर उसको सही तरीके से चलाया जाए तो। कराची ख़त्म हो गया तो दुबई बन गया जी, अबू धाबी बन गया, अब रियाद बन रहा है। ये कराची व्हेन आई वाज यंग 50 एयरलाइंस आती थी कराची, 50 एयरलाइंस। आप सोच नहीं सकते, नाम नहीं याद रहते थे, दुनिया की हर एयरलाइन टच करती थी। और उस वक्त अबू धाबी और दुबई डेजर्ट थे, डेजर्ट्स, जब कराची वाज एट द हाइट। तो आपने देखा हमारे सियासतदानों ने क्या किया कराची के साथ, वेदर MQM और वेदर एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। और अब भी वही सिचुएशन है। तो इसलिए वो तो इसीलिए वही प्रपोजल है ना कि कराची को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। लोग कहते हैं कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो 9 स्टेट्स थी, अब 28 हो गई हैं। व्हाट्स द बिग डील? वहाँ आप देखेंगे वहाँ सब नेशनलिज्म नहीं उभर रही जी। एक पंजाब में उभरी थी ना, कश्मीर में उभरी, पंजाब में और कश्मीर में। इसके अलावा कोई ख़ास बड़ी स्टेट के अंदर तो कोई सब नेशनलिज्म नहीं उभरी। उन्होंने पंजाब को 3 हिस्सों में कर दिया, पंजाब को 3 हिस्सों में कर दिया। पंजाब पहले आधा रह गया, ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान पंजाब को मिल गया, थोड़ा हिस्सा इंडिया पंजाब को मिला। वो जो इंडियन में उन्होंने उसको 3 कर दिया, और खालिस्तानी मूवमेंट फिर भी उसको क्रश कर दिया। ठीक, अच्छा अभी भी वो प्रॉब्लम है उनके लिए, मगर इट्स नॉट एज सीरियस एज बिफोर। तो यहाँ व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, इसका मेन पर्पस, इसके 2 पर्पसेस हैं। नंबर 1 बेटर गवर्नेंस, मोर अकाउंटेबिलिटी। मतलब आज मुझे आप पूछे कि मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का MNA कौन है या MPA कौन है, मुझे नहीं पता। क्योंकि जब मैं वोट डालने गया था तो मैंने तो तीर पे या फलाने पे मोड़ा, मुझे तो पता ही नहीं था कौन है। हाँ। ना मुझे पता वो कहाँ रहता है, ना मैं उसके पास जाता हूँ अपने काम के लिए, ना वो वहाँ होता है काम करने के लिए, ना वो आता है नजर, ना वो आता है। तो जब लोकल गवर्नमेंट थी मुशर्रफ के ज़माने में जी, तो वी न्यू कौन हमारा बंदा है। और डोर टू डोर कैंपेन होती थी, हमें पता होता था किसके पास जाना है। ये मसला पुलिस का, ये मसला पानी का, ये मसला वासा का, ये मसला फलाने का। जिम्मेदार होते थे, जवाबदेह होते थे, वो करते थे ना, बिकॉज दे न्यू के वोट लेने। तो दैट इज व्हाई ऑल ओवर द वर्ल्ड लोकल गवर्नमेंट इज रियल गवर्नमेंट। और फॉरेन पॉलिसी, करेंसी, ये चीज़ें होती हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के पास होती हैं, एंड नेशनल बजट्स एंड सिक्योरिटी ऑब्वियसली। ठीक, बाकी तो सब कुछ डिवॉल्व होता है। यहाँ अभी डिवोल्यूशन भी हो गई 18th अमेंडमेंट के बाद, और अभी भी बहुत सी मिनिस्ट्रीज हैं जो डुअल मिनिस्ट्रीज चल रही है जी। अभी वो IMF क्या क्या थक गया शहबाज शरीफ को कि भाई वो प्रोविंस में भी मिनिस्ट्री बनी हुई है ABCD, और आपने भी ABCD अभी तक रखी हुई है, इसको ख़त्म करें ना। और वो क्यों नहीं ख़त्म करते? वहाँ मिनिस्टर बैठा हुआ है, वहाँ 10 सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं। IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को बहुत से पैसे देने का प्लेजेस किए थे, प्रोजेक्ट्स बनाए थे कि आप अपनी ब्यूरोक्रेसी जो है, फेडरल ब्यूरोक्रेसी को कम करें, उनको गोल्डन हैंडशेक दें, हम आपको पैसे देते हैं। नहीं किया इन्होंने। बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट है, स्ट्रॉन्ग वेस्टेड इंटरेस्ट कि नहीं होने देंगे हम। अच्छा, कराची की सिग्निफिकेंस आने वाले अगर ग्लोबल माहौल को देखें तो वो, आयशा यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब विद द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन कंटेंशन और टेंशंस इन दैट होल एरिया, अब ग्वादर एंड कराची का एक मौका है टू राइज राइट नाउ जी। इस वक्त अगर आपके पास पैसे हों और इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाए और कराची साफ़ सुथरा कर दें आप, और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दें, वहाँ की गवर्नेंस ठीक कर दें, वहाँ के ये जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये ख़त्म कर दें, और वहाँ इन्वेस्टमेंट्स करें, कराची कैन बी द न्यू मेगापोलिस सारी सिचुएशन में। और फिर गवादर की इंपॉर्टेंस, बिल्कुल दिस इज़ द टाइम। मगर ये नहीं होगा ना, बिकॉज जिस किस्म की पॉलिटिक्स चल रही है सिंध के अंदर और कराची के अंदर, वो नहीं होगा। वो वाला कराची जिसका आपने जिक्र किया और ज़माना याद करवाया, वो क्यों गुम हो गया, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। सिटी साहब, आइडियाज़ आए थे अब ये समिट जिसका तस्करा आपने किया, इकनॉमिक समिट, एक तो ये कि आपके ख्याल में आने वाले निज़ाम के स्टेक होल्डर्स भी इसमें मौजूद आपको दिखाई दिए इस समिट में, और फिर जो बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने एक आइडिया दिया कि हमें सेनेट में भी सीट्स दे दें, नेशनल असेंबली में भी दे दें, प्रोविंशियल असेंबली में भी दे दें बिज़नेस कम्युनिटी को, तो हम आपको एक्सपोर्ट्स ला के देंगे। इतनी 200 अरब की माजरत के साथ मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है। बिज़नेस कम्युनिटी ने क्या क्या मांगा है, इनको सब कुछ मिला है। इन्होंने नहीं इनसे एक्सपोर्ट्स हुई, इन्होंने वैल्यू एडिड नहीं क्रिएट की। इनको पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं हमारे सारे बिजनेसमैन को कि हम ट्रेडर्स हैं, हम मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं। और ऊपर से जो चाइना के साथ आपने जो
ट्रेड डील्स की हैं, सारे चाइनीज़ गुड्स आर फ्लडिंग द मार्केट, आप कम्पीट ही नहीं कर सकते। तो उस हद तक बेचारे ठीक कहते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी आपने इनको सहूलतें दी है, दे हैव नॉट बीन एबल टू रेज एक्सपोर्ट्स, बिकॉज इनको डाइवर्सिफिकेशन ही नहीं हुई। अभी भी हम वही पुराने सिस्टम से चल रहे हैं। सो आई एम अफ्रेड अगर इन्होंने पार्लियामेंट में आना है तो मैं तो बड़ा इनकरेज करूँगा, मैं कहूँगा आओ लड़ो, पैसे खर्च करो और इलेक्शन जीतो और आवाम की खिदमत करो, आओ। मगर ये क्या बात हुई, सीटें दे दें आपको, यही तो इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जड़ा उठता कहना मैं फ्री सीट दे दियो, यही तो रोना है आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त कि वो 12 सीटें फ्री खाते में ले गए हैं और आके मिनिस्टर्स बन जाते हैं 5,000 वोट के साथ, जहाँ के बाकी लोग 40-40 हज़ार वोट लेके आते हैं। तो इसीलिए तो ये इशू बना हुआ है। स्टेट के बहुत से इश्यूज हैं और उस पर कोई ना कोई सलूशन अब नागुज़ीर हो चुका है, इसी के लिए ये अनाउंसमेंट हुई। लेकिन एक अनाउंसमेंट कश्मीर में भी हुई जब इलेक्शन का पहला मरहला हुआ, और उसमें हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने 13 में से 9 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जिनमें से 4 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़। और हमें याद आता है कि 4 हल्के खोलने का मुतालबा किसने किया, कब किया, और उसके बाद कितना भूनचाल आया। लेकिन ज़्यादा भूनचाल मचा रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयानात और उस पर मरियम नवाज साहबा के जवाब। बिलावल किस टोन में बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। कश्मीर का मुस्तकबिल का फैसला, कश्मीर का वोट का फैसला कश्मीर करेगा। इलेक्शन का फैसला बैलेट से हो, बुलेट से नहीं हो। अगर चोरी नहीं तो क्या छुपा रहे हो, अगर चोरी नहीं तो क्यों डर रहे हो, अगर डाका नहीं तो पीछे क्यों हट रहे। इलेक्शन कमीशन अपना क्रेडिबिलिटी बहाल करे। इलेक्शन कमीशन जैसे रियासती इदारों को फैसला करना पड़ेगा कि क्या कौमी मुफाद ज्यादा अहमियत रखती है या नून लीग का मुफाद। आजाद कश्मीर में इलेक्शन हो नहीं सकता, रावला कोर्ट में इलेक्शन नहीं हो सकता, एहतजाज यहाँ एहतजाज वहाँ। चाहते क्या हो, क्या आप चाहते हो कि मीरपुर में और मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी एहतजाज करें। अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाते हैं तो लिख लो कोई मसला नहीं। साफ और शफाफ इलेक्शंस आजाद कश्मीर में तेरा हुकूमत को कोई मसला नहीं। मेरा वादा है ना, मेरा वादा। मगर तूने चोरी की, तूने डाका मारा, तो फिर लिख लो, गारंटी मेरा ले लो, तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाएगी। कितनी बड़ी तड़ी है ये कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। सेठ साहब, ये फ्रेंडली फायर है? कोई उल्टी गिनती नहीं होनी, इनकी उल्टी गिनती होने वाली है अगर ऐसे चलते रहे ना। ये ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, ये प्रोवोकेशन है। एक एरिया जहाँ इतना बड़ा इशू बना हुआ है इस वक्त, दिस इज़ फैनिंग द फ्लेम्स ऑफ दैट। तो ये तो एस्टैब्लिशमेंट जिस मूड में है वो इनको नहीं माफ़ करेगी। और आसिफ जरदारी साहब जाके कहेंगे जी मैं क्या करूं, बच्चा है उससे जज्बाती हो गया। हाँ। याद रहे जरदारी साहब भी एक वक्त जज्बाती हो गए थे। हाँ, याद रहे नवाज शरीफ साहब भी जज्बाती हो गए थे। याद रहे ख्वाजा आसिफ भी हो गए थे। और भी बड़े बड़े लोग फ्रॉम टाइम टू टाइम जज्बाती हो जाते हैं। हाँ। तो माफ़ कर दिया जाता है, तो इनको भी माफ़ तो कर दिया जाएगा। मगर ये नेगोशिएशन हो रही है, ये जो है ना, दिस इज़ ऑल ड्रामा। अच्छा जी, ये गेम प्ले, नूरा कुश्ती नहीं है, ये ड्रामा है, नेगोशिएशन टैक्टिक्स हैं। आगे नेगोशिएशन होनी है 28th अमेंडमेंट के ऊपर। और ये जो सारी जो गेम मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, ये हार्ड टू प्ले, हार्ड बॉल खेल रहे हैं अब ये। अच्छा। ये तो दिस इज पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन कि स्टेप डाउन स्टेप अप, स्टेप डाउन स्टेप अप। ओके, कहीं पे निगाहें, इनको पता नहीं है ये मुस्लिम लीग का तो उसमें गेंद है ही नहीं, गेंद तो कोई और खेल रहा है। इसीलिए उससे पूछ रहे हैं तो कौमी मफाद आपको अजीज है या नून लीग का मफाद अजीज है, आप फैसला करें। रियासत को कह रहे हैं, तो रियासत को कह रहे हैं। हाँ। तो रियासत को कहता तो फिर पंगा लेने वाली बात है ना, जिस किस्म के मूड में रियासत है आजकल। अल्लाह रहम करे। वो कह रहे हैं रियासत एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती, रियासत से भी होते हैं। चले जो भी है, मैं ये कह रहा हूँ वो बेचारे मुस्लिम लीग नून फैसला कहीं और हो गया। तुसी ले लो आजाद कश्मीर, गुड बॉयज, तुसी ले लो जीबी बी गुड बॉयज। वो कहता नहीं मनु भी दियो। हाँ। है कमाल हो आपने कहा ना 28वीं तरमीम पे दिखा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो अब ये सारी चीजें आगे जाके कहीं ना कहीं रेजोल्यूशन होगी। अच्छा, मुझे जिस चीज का डर है वो ये कि रेजोल्यूशन अगर ठीक ना हुई ना तो मसले बढ़ जाएंगे। नहीं, उस पे एक इनकी मीटिंग हो चुकी है मुस्लिम लीग नून जो मोहसिन नकवी साहब ने जो बात कही है ना, मैं समझता हूँ उससे वजन है यार, इकट्ठे होके बह जाओ,
भावें अज कल परसों भावें साल लग जाए, सिट डाउन एंड रियलाइज कि ये हमारे इश्यूज हैं और इनको हल करें। नहीं तो रेड लाइंस तो होती हैं हमेशा, और आपको मैं बताऊं रेड लाइंस जो है ना, जेन्यून रेड लाइंस, ये नहीं है कि एवं ही बात हो रही है। ये जो बंदा बैठा हुआ है ना, ही वांट्स दिस सिस्टम टू वर्क, बट होता यही है कि बड़े लोग होते हैं कहने वाले, और सर काम नहीं हो रहा है, चलो जी सॉर्ट इट आउट। मगर सॉर्टिंग आउट तो आज तक हुई नहीं ना, सही सॉर्टिंग आउट नहीं होती निज़ाम में, उस तरह गुंजाइश नहीं ना, सॉर्टिंग नहीं हो सकती, नहीं है उस तरह। आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, उसके बहुत ख़तरनाक नताइज होते हैं। वो रेड लाइन ही रहने दें आप। मगर सियासतदानों को भी तो चाहिए ना टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ गवर्नेंस इज़ नीडेड। ये गवर्नेंस की बात आयशा ये कब से हो रही है? हर बार जब गवर्नमेंट रुखसत होने लगती है उससे पहले होती ये है। मैं आपको बताऊं, ये गुड गवर्नेंस जी का लफ्ज़ कब आया हमारी सियासी वोकैबुलरी में? कब? मोइन कुरैशी साहब का नाम सुना हुआ आपने? जी बिल्कुल, वो इंपोर्ट कहा जाता था, उन्हें इंपोर्ट किया गया। तो वो जब इंपोर्ट किए गए थे 93 में मेरा ख्याल है, जी उन्होंने आके ये बात कही थी कि गुड गवर्नेंस के बगैर मुल्क चल नहीं सकता। जी वाह, ये गुड गवर्नेंस मोइन कुरैशी साहब के ज़माने की बात है। इंपोर्टेड वर्ड लेकर और आए वो थे। दिन और आज का दिन अभी तक गुड गवर्नेंस ही नहीं आई। और एहतसाब भी उस तरह नहीं हुआ। और अब हमें ये कहा जा रहा है कि जी कि अगर आप गुड गवर्नेंस नहीं करेंगे तो सिक्योरिटी नहीं हो सकती इस मुल्क की। कनेक्टेड है ना विद, हाँ, मईशत तो के साथ दिन ब दिन इश्यूज security। बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, दिन ब दिन इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि मोहसिन नकवी साहब जो कि एक स्टेबलाइज़र का किरदार भी अदा कर रहे हैं मुख्तलिफ सियासी क़ुव्वतों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, उनकी इस टिप के बाद, इस अनाउंसमेंट के बाद पोलिटिकल पार्टीज कौन सा रास्ता लेती हैं? एक बात मैं करना चाहूँगा अगर है टाइम सारी बातें आप करें आज सब आपको सुनना मैं चाहते ये हैं। कहना चाह रहा हूँ हाँ। कि आज़ाद कश्मीर के बारे में आपने कोई सवाल पूछना तो पूछ लें। आज़ाद कश्मीर में अगला क्या? मरहला और उससे अगला ये जो मरहला भी कॉन्फ्लिक्ट चल बाकी रही है है। उसके बारे में हाँ। यू वांट टू आस्क मी जी समथिंग? हाँ, आपने जो प्रेडिक्ट किया था उसके मुताबिक पहले मरहले के तो नताइज आ गए, अब उसके बाद जो बाकी मामलात हैं वो कैसे तय पाएंगे? देखिए जो मामलात वहाँ है ना, ये जॉइंट एक्शन कमेटी के मामले हैं। जी जी, अमन ओमान के और Absolutely. शोरिश के। हाँ अच्छा, उसमें क्या हो रहा है ये कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक पोजीशन ले ली है, जी, वो ये है कि जी आपके सारे डिमांड जो है ना वो बैठ के हो सकते हैं, एक डिमांड जो है उसके ऊपर नहीं हो सकता कुछ, वो है ये 12 सीटों वाला। आगे जाके देखा जाएगा, वो ज़ाहिर है आप आ जाए ना एक असेंबली दफ़ा आ जाएगी। चलाएं, आगे जाके निगोशिएट करके आपकी असेंबली होगी, वहाँ बैठ के कोई हल निकाल लेंगे। Constitution 12 नहीं है तो 6 कर लेंगे, 6 नहीं है तो 3 कर लेंगे, 4 कर लेंगे, कुछ इसको चेंज बाद में कर लेंगे। अभी ये डिमांड नहीं हम फुलफिल कर सकते। ठीक। अभी ये इलेक्शन होगी, पीसफुल होने दें, जो हमने जैसे होती है ये ठीक हो जाए, असेंबली आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, काम शुरू हो जाए, फिर बाद में देखा जाएगा। ठीक, बाकी सारे डिमांड्स उनके मोर और लेस एक्सेप्ट हो गए हैं, मगर वो अभी तक नहीं, वो कहते हैं नहीं इसको करो। अच्छा, इसलिए क्योंकि वो अड़ गए हैं इस चीज़ के ऊपर, जी तो शक एस्टेब्लिशमेंट को ये शक है कि इसमें भी कोई फॉरेन हैंड है, और फॉरेन हैंड तो अफगानिस्तान में भी है, इंडिया का भी है, हर जगह पे हमारा तो प्रॉब्लम ही इस वक्त सिक्योरिटी का ये बना हुआ है कि इतने फॉरेन हैंड्स यहाँ फिशिंग कर रहे हैं, जी तो उसमें भी वजन है। अच्छा, अब बात ये है कि मगर दिस इज़ नॉट द वे टू डील विद दिस इशू। मेरा सिंपल सा कंटेंशन है कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया को आप रोक नहीं सकते। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को इजाज़त नहीं देंगे कि वो जाके ख़ुद कवर करे, जहाँ जो भी इल्ज़ाम है एक दूसरे के ऊपर उसको कवर करे, वो ज़िम्मेदार लोग हैं, तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर गैर ज़िम्मेदार लोग ऐसा प्रोपेगेंडा आपके ख़िलाफ़ करेंगे कि आप संभाल नहीं सकेंगे। तो सोशल मीडिया के अंदर क्योंकि खुली छुट्टी है और आप जितने मर्ज़ी लोगों को पकड़ के ले जाएं, ये कर जाएं, आप नहीं कंट्रोल कर सकते। इसलिए बेहतर ये है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया को इजाज़त दें टू कवर दीज इवेंट्स, ताकि हमें हकीकत से हम आगाहों में पता चले हो क्या रहा है, कौन सही है कौन गलत है, तजवीज़ आए, कुछ थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी हो एंड सो ऑन। मेन स्ट्रीम मीडिया को जाना चाहिए वहाँ, ताकि क्रेडिबिलिटी रहे और हक़ाइक़ आवाम के सामने आए, सही क्या है गलत क्या है उसका फैसला आप खुद कर लेंगे। इस वक्त स्वाय प्रोपेगेंडा के हाँ, जो कि सोशल मीडिया पे आ रहा है, जिसमें आधा सच है और आधा नहीं है, आपने राय को महदूद कर एग्जैजरेशन है, बहुत से लोग लगे हुए हैं ठीक। टिकटॉक के ऊपर इधर उधर, तो हमें ऐसे लगता है कि आग लगी हुई है, ये हो गया वो हो गया। अगर आप हकीकत वहाँ बताएं कि जी है ये मसला है, ऐसे हमने हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिचुएशन है, दूसरी साइड ये कर रही है, हम ये कर रहे हैं, तो इट वुड बी बेटर।